गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया चैप्टर गति के नियम को स्टार्ट करेंगे। ये आपका अध्याय 5 का पहला भाग है, गति के नियम। तो गति के नियम को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं बल क्या होता है ना। तो बल क्या है? एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु स्थिर है ना, जैसे कि पेन यहाँ पे स्थिर है, तो यहाँ पे मैं बल लगाऊंगा तो पेन क्या होगा? गतिशील अवस्था में आ सकता है। मान लो पेन पहले से क्या है? गतिशील अवस्था में है, बल लगाऊंगा है ना, तो क्या हो सकता है? स्थिर अवस्था में आ सकता है। तो बल क्या है? एक बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में और स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में क्या कर सकता है? ला सकता है ना। तो बल जो है वो क्या करता है? किसी गति की दिशा को भी बदल सकते हैं, है ना। बल लगाएंगे तो जो इधर आ रहा था वो इस दिशा में आ सकता है, या तो उसको हम लोग पीछे भी मोड़ सकते हैं। जैसे कि पेन इधर आ रहा है, मैं बल लगाऊंगा तो इधर जा सकता है, कहीं भी, है ना। तो बल क्या है? गति की दिशा को भी बदल सकता है, किसी वस्तु के आकृति या आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। तो ये बल था। बल के बाद और कुछ, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं जड़त्व क्या है ना। तो जड़त्व क्या है? कि किसी वस्तु का वह गुण है जो क्या होता है? स्वतः ही अपनी विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। किसी वस्तु में या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु स्वतः ही अपनी विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, वो क्या कहलाता है? जड़त्व। जैसे कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, है ना, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यही क्या है? आपका जड़त्व है। जड़त्व को क्या बोल सकते हैं? वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा और गतिशील है तो गतिशील, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, है ना। और बल क्या होता है? कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गत्यावस्था या स्थिरावस्था को बदल सकता है, गतिशील को स्थिर और स्थिर को गतिशील। तो इसमें से क्या है? जड़त्व के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है विराम का जड़त्व। पहला कौन सा प्रकार है? विराम का जड़त्व। और दूसरा है आपका गति का जड़त्व, है ना। दो मुख्यतः होता है और एक होता है, तीन देखेंगे। तो विराम का जड़त्व क्या है? किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वस्तु स्वतः ही अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है। अपनी विरामावस्था को परिवर्तन करने में अगर असमर्थ है तो विराम का जड़त्व, और अपने गतिशील अवस्था को परिवर्तन करने में असमर्थ है तो क्या कहलाएगा? गति का जड़त्व कहलाएगा। स्थिर है तो स्थिर रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो विराम का जड़त्व। गतिशील है तो गतिशील रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो क्या होगा? गति का जड़त्व कहलाता है। तो विराम का जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण स्वतः ही वस्तु अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है, वो क्या कहलाता है? विराम का जड़त्व। जैसे इसका उदाहरण बहुत ज़्यादा एमपी है, एक आध दो उदाहरण आपका जरूर आता है। जैसे कि एक उदाहरण आप लोग को देखते हैं कि यहाँ से देखो, बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। ध्यान से देखेंगे, बस जैसे ही स्टार्ट होता है चलना, उसमें जो व्यक्ति बैठा रहता है, हम लोग भी अगर बैठे रहते हैं तो जैसे ही चलना स्टार्ट होगा तो हम लोग पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या कारण है कि बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, या क्वेश्चन ऐसा देगा, बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों? कारण ये है कि बस जैसे ही चलना स्टार्ट होगा तो व्यक्ति की कमर के नीचे का भाग बस के साथ गत्यावस्था में आ जाता है, हम लोग का पैर वाला भाग, जबकि किंतु ऊपर का भाग विरामावस्था में ही रहता है। यही कारण है कि व्यक्ति जो है पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि बस जैसे ही चलेगा तो हम लोग का नीचे वाला भाग तो बस के साथ गत्यावस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर का भाग विरामावस्था में ही रहने के कारण पीछे की ओर गिर जाते हैं, है ना। जैसे दूसरा है घोड़ा के एकाएक चलने पर, सेम है, उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर पीछे की ओर गिरेगा, वही है बस के जैसा है, क्योंकि इसमें भी नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा? गत्यावस्था, जबकि ऊपर वाला भाग विरामावस्था में रहता है। यही है कि हम लोग पीछे की ओर गिरते हैं। कंबल को छड़ी से पीटने पर या हाथ से झटका देने पर भी धूल के कण गिरने लगते हैं। कारण सेम है, क्योंकि कंबल के जिस भाग पर छड़ी पड़ती है वो गत्यावस्था में आ जाते हैं, जबकि धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहते हैं, अतः क्या होते हैं? नीचे
गिर जाते हैं, है ना। तो ये आपको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जितना भी विराम का जड़त्व है, नीचे वाला भाग गत्यावस्था होता है और ऊपर वाला भाग क्या रहता है, स्थिरावस्था में रहता है ना। पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे फल, ये एमपी है ना, उसमें क्या होता है, टूट कर नीचे गिर जाते हैं। क्यों? तो पेड़ को हिलाने पर उसमें डालियाँ गत्यावस्था में आ जाती हैं, जबकि फल विरामावस्था में ही रहते हैं। यही कारण है कि फल क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ से आपको 4 उदाहरण है, चारों को देख लेंगे। वैसे ही गति का आपका जड़त्व है, ये प्रैक्टिकल है आपका, है ना। ये उसी प्रकार गति का जड़त्व है, तो गति का जड़त्व में भी सेम उदाहरण है कि उल्टा हो गया इसमें। चलती हुई बस को एकाएक रोकने पर बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। जैसे ही चल रहा है, अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो आप आगे की ओर झुकते हैं, क्योंकि उल्टा हो गया। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम लोग का नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, विरामावस्था में आएगा, लेकिन ऊपर का भाग गत्यावस्था में आ जाता है। यही कारण है कि हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, उसका उल्टा करना है ना, और उल्टा ही उदाहरण दिया है। तो इसमें से आप लोग का जो गति के नियम का हेडिंग डालोगे तो ये सब आप लोग को लिखना नहीं है, पूरा थ्योरी है, आप लोग को बस पढ़ना है। बल क्या होता है ना, जड़त्व क्या है, बल और जड़त्व का परिभाषा को लिख लेंगे। उसके बाद जड़त्व के प्रकार को भी लिख लेंगे, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, है ना, विराम, गति और दिशा का जड़त्व। उसके बाद इस उदाहरण को लिखना नहीं है, बहुत सारा जो उदाहरण दिया है विराम के जड़त्व, इसको बस हेडिंग को लिख लेंगे। डिटेल आप लोग बुक से पढ़ेंगे, है ना। उसी प्रकार गति के जड़त्व का भी हेडिंग को लिख लेंगे, उदाहरण को, बाकी को आप लोग को बुक से पढ़ना है। अंदर का क्वेश्चन आता है, कारण जैसे आएगा, लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ दूरी से दौड़ता हुआ आता है, क्यों? तो ये सब 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का आता है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, है ना। उसके बाद न्यूटन की गति का पहला नियम वही है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिरावस्था में ही रहेगा, और गतिशील है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का आप लोग का प्रथम नियम है, इसको आप लोग लिख लेंगे, है ना, जिसको जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ध्यान देंगे, है ना। उसके बाद है आप लोग का संवेग। तो जो संवेग होता है वो क्या चीज़ है, संवेग को P से दर्शाते हैं, है ना। तो संवेग बराबर m × v, m द्रव्यमान, v वेग है। तो परिभाषा क्या लिख सकता हूँ कि किसी गतिमान वस्तु का, क्योंकि वेग है मतलब गतिशील है, तो किसी गतिमान वस्तु का संवेग, है ना, क्या होता है, उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। या इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, है ना। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका जब मात्रक लिखेंगे तो द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और इसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का m होता है और वेग का होता है m0 L t-1, तो एक साथ हो जाएगा m L t-1। ये क्या हो जाएगा, संवेग का विमीय सूत्र होगा। याद रखेंगे संवेग एक कौन सा राशि है, सदिश राशि है ना। तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान वेग के गुणनफल को संवेग, इसका ये मात्रक हो गया, है ना, ये उसका विमीय सूत्र हुआ। तो यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तु समान वेग से गतिशील है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है ना। उस व्यंजक को देख लेंगे एक बार आप लोग। उसके बाद आप लोग का है गति के न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का कौन सा नियम देखना है, दूसरा नियम देखना है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आप लोग डेल P बाई डेल T से देख सकते हैं ना। ये नियम इतना से ही बन जाएगा कि किसी वस्तु के डेल मतलब परिवर्तन, P मतलब संवेग, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। पुनः एक बार देखते हैं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। इसका व्युत्पत्ति देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा MP क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा आता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखकर
इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, है ना। तो जैसे ही आंसर लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, नियम। नियम में क्या लिखोगे कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात क्या लिखेंगे कि F समानुपाती डेल P बाई क्या हो जाएगा आपका डेल T, है ना। इसको लिखेंगे। उसके बाद इसका क्या करेंगे, व्युत्पत्ति, है ना। व्युत्पत्ति या तो क्या लिखेंगे, व्यंजक। तो इसका PDF में आप लोग को रात को भेजूंगा, है ना, कैसे लिखने का तरीका है। तो इसका व्युत्पत्ति में सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूँकि यह वस्तु हमको पता है कि संवेग P बराबर क्या होता है m इंटू भी, इसको समीकरण 1 दे देते हैं ना। P वेग भी सदिश है, P भी सदिश है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि हमको पता है ना, कि P बराबर m भी हुआ, तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, T के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। दोनों पक्षों में T के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो मेरे को मिलेगा dP बाई dt, है ना। फिर क्या हो जाएगा, इधर क्या मिलेगा आप लोगों को, d बाई dt। फिर क्या होगा, m भी, तो यहाँ से m बाहर आएगा तो आपको dP बाई dt, है ना। m बाहर आ गया तो क्या मिलेगा, dV बाई dt। लेकिन हमको पता है, क्या पता है कि dV बाई जो dt होता है उसका मान a होता है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा dP बाई dt, है ना। m का क्या रहेगा आपका, m रहेगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, a। लेकिन अभी हमको पता है, क्या पता है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से कि dP बाई dt जो है वो क्या होता है, F के समानुपाती होता है, अभी पढ़े हैं, है ना। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा, तो यहाँ पे F का F रहेगा, अनुक्रमानुपाती dP बाई dt का मान क्या है आपका, ma है ना। उसके बाद अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक लगेगा, है ना। उस नियतांक को क्या मान लिया हूँ, k, जहाँ k क्या है, एक नियतांक है, k क्या है आपका, एक नियतांक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, F बराबर हो जाएगा आपका m इंटू a, जहाँ पे k का मान क्या हो जाएगा, आप लोग 1 लेंगे, एक नियतांक है ना। तो F बराबर क्या मिलेगा, m इंटू a। यही क्या है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। यही क्या है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो ये बहुत ही ज़्यादा MP है। पहले नियम को लिखेंगे कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इसको लिख देंगे। उसके बाद व्यंजक में लिखेंगे संवेग P बराबर mv होता है, अभी पढ़े हैं। दोनों पक्षों में T के सापेक्ष क्या कर लूँगा, अवकलन करूँगा। दोनों पक्षों में T के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो dV बाई dt की जगह a लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन हम लोग अभी पढ़े हैं न्यूटन की गति का ये दूसरा नियम होता है। यहाँ से dP बाई dt की जगह ma रखूँगा, उसको हटाऊँगा तो एक नियतांक, उस नियतांक को क्या मान लिया हूँ, 1 माना हूँ, तो F बराबर क्या मिलेगा, ma। और यही क्या है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का सूत्र है। यहाँ तक लिखेंगे तो आपको 5 नंबर प्राप्त होंगे, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, एक छोटा सा व्यंजक है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान पर वस्तु पर इतना बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा, m दिया है, F दिया है ना। परिणाम आप लोग को निकालना पता है, तो m और F दिया है, तो हम लोग का F बराबर ma वाला सूत्र से a का मान को निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग बल के मात्रक, तो इसमें बाकी को आपको छोड़ना है, इसमें बस ये याद रखेंगे कि बल का मात्रक CGS में डाइन होता है, और क्या होता है MKS या SI में क्या होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन का जो मान होता है वो कितना होता है 10 के घात 5 डाइन होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, आवेग है, ये भी MP है। तो इसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज आप लोगों को क्या करना है, गति के नियम से शुरू करना है, जिसमें से केवल आपको बल का परिभाषा, जड़त्व का परिभाषा और जड़त्व के प्रकार को ही लिखना है। उसके बाद उसके उदाहरण का केवल हेडिंग को लिखना है, बाकी को आप लोग को बुक से पढ़ना है। उसके बाद न्यूटन के प्रथम नियम को लिखना है, जिसको जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। संवेग का परिभाषा को लिखना है, और संवेग का परिभाषा होने के बाद न्यूटन के गति का दूसरे नियम की व्युत्पत्ति करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा MP है। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आवेग के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।